हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल INA फिजिक्स पर। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं आज आपको करवाने वाला हूँ यहाँ पे द्रव्यमान के अंदर के क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। किसके अंदर के? द्रव्यमान के अंदर के। ठीक है ना। तो द्रव्यमान के अंदर से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के लिए, वो मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा। इस वीडियो को पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको द्रव्यमान के अंदर से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको उसके कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इतनी में मेरी गारंटी है। ठीक है। तो देखो, द्रव्यमान के अंदर का मतलब क्या होता है कि जो एक कंप्लीट कोई वस्तु है ना, उसका संपूर्ण द्रव्यमान उसके अंदर पर क्या होता है? केंद्रित होता है। क्या होता है? केंद्रित होता है। तो उसे ही क्या कहते हैं? द्रव्यमान के अंदर कहते हैं। ठीक है। तो द्रव्यमान के अंदर किसका कहाँ पे होता है, ये सारी बातें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो दो द्रव्यमानों एम के स्मॉल एम और कैपिटल एम, यदि कैपिटल एम स्मॉल एम से बड़ा है, को संलित करने पर द्रव्यमान के अंदर कहाँ स्थित होगा? तो याद रखना, द्रव्यमान के अंदर कभी भी है ना, जिसका ज़्यादा वेट होता है उस साइड होता है। जिसका वेट ज़्यादा होता है उसकी तरफ होता है। जैसे देखो, ये मेरे पास कोई लकड़ी है। ठीक है। ये मेरे पास कोई लकड़ी है और ये इस साइड से मोटी होती जा रही है। ठीक है। इस साइड से मोटी होती जा रही, थोड़ी दिख रहा है सभी को। मतलब क्या है कि ये जो लकड़ी है, ये छड़ है कोई, ये इस साइड में इसका द्रव्यमान क्या है? स्मॉल एम है। इस साइड में इसका क्या है? कैपिटल एम है। तो इसका जो द्रव्यमान केंद्र होगा ना, वो कैपिटल एम की साइड में होगा, यानी कि बड़ा जो है उसकी साइड में इसका द्रव्यमान केंद्र होगा। तो इसको देख के आप बता सकते हो कि किस साइड में होगा। यदि कैपिटल एम बड़ा दे रखा है तो कैपिटल एम की ओर होगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। मतलब किसकी साइड में होगा? किसकी साइड में होगा? एम की ओर, कैपिटल एम की ओर। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। किसी एक ठोस शंकु के द्रव्यमान केंद्र की उसके शीर्ष से जेड नॉट दूरी है तथा शंकु के आधार की त्रिज्या आर है। तो शंकु की ऊंचाई एच हो तो जेड नॉट का मान निम्न में से किसके बराबर होगा? जेड नॉट का मान देखो, सभी याद रखना कि शंकु का जो द्रव्यमान केंद्र है ना, द्रव्यमान केंद्र और उसके शीर्ष के बीच की दूरी, द्रव्यमान केंद्र और शीर्ष के बीच की दूरी, शीर्ष के बीच की दूरी कितनी होती है? 3h/4। ये होती है शंकु में द्रव्यमान केंद्र और शीर्ष के बीच की दूरी क्या होती है? 3h/4। ये तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसका राइट ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, 3h/4। सीधा आपको याद रखना है कि शंकु का जो द्रव्यमान केंद्र है उसकी शीर्ष से कितनी दूरी होती है? 3h/4 दूरी पर होता है वो। अगला क्वेश्चन है कि यदि यदि बड़ी संख्या में कण केंद्र के आसपास हैं, प्रत्येक की दूरी से त्रिज्या r है, तो निकाय के केंद्र का द्रव्यमान निकाय के केंद्र से द्रव्यमान केंद्र की दूरी क्या है? निकाय के केंद्र से द्रव्यमान केंद्र की दूरी क्या है? देखो, जैसे ये कोई कण है बड़ी संख्या में, ऐसे यहाँ पे ऐसे फैले हुए। ठीक है। और इनका जो द्रव्यमान केंद्र है वो कहाँ पे है? ये यहाँ पे इनका सेंटर ऑफ मास है। मैं इसको सी से डिनोट कर देता हूँ। ये हो गया इनका सेंटर ऑफ मास। ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास ये है, तो यहाँ पे ये ए पॉइंट हो गया, ये आपका बी पॉइंट हो गया। ठीक है। और ये इनकी क्या है? त्रिज्या आर है। ये इनकी क्या है? त्रिज्या आर है। तो आपसे पूछ रहा है कि इनकी दूरी क्या होगी। ठीक है ना। तो दूरी देखो यहाँ पे, अब जैसे जैसे देखो, मैं क्या करूँगा कि इस चाप की लंबाई को बढ़ाऊंगा। क्या करूँगा? इस चाप की लंबाई को इधर एक्सटेंड करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। ठीक है ना। तो जैसे जैसे चाप की लंबाई को बढ़ाते जाएंगे, हमारा द्रव्यमान केंद्र जो है ना, वो नीचे की ओर आना शुरू हो जाएगा, नीचे की ओर खिसकना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे इसकी लंबाई बढ़ाते जाते हैं, द्रव्यमान केंद्र नीचे की ओर खिसकना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है आपका कि जब वो लंबाई कम करते हैं, जब वो लंबाई घटाते हैं, ठीक है, घटाते हैं, तो देखो ये कम होता जा रहा है ना। तो आर की वैल्यू से कम होगा। कहाँ पे? द्रव्यमान के अंदर की स्थिति क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी, बढ़ेगी थोड़ी। तो आर से क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी। क्या? द्रव्यमान के अंदर की स्थिति। ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या दे रखा? आर प्रत्येक दूरी केंद्र से आर दूरी पर है, तो निकाय के केंद्र के द्रव्यमान केंद्र की दूरी क्या होगी?
तो वो होगा स्मॉल आर से कम या स्मॉल आर के सॉरी कैपिटल आर से कम या कैपिटल आर के इक्वल। देखो यहाँ पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो द्रव्यमान के अंदर से बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं। तो देखो एक बार पढ़ लेते हैं। वस्तु का द्रव्यमान के अंदर इसके द्रव्यमान की न कि भार की, मतलब भार एक होता है बार। देखो द्रव्यमान तो क्या होता है एम, बार क्या होता है एम जी। तो देखो आप कंफ्यूज मत हो ना, द्रव्यमान होता है एम, बार होता है एम जी। बाहर तो जो है ना वो एक बल होता है, क्या होता है बल, जिसको हम क्या लिखते हैं एम जी लिखते हैं। ठीक है, अब इस बात को याद रखना। और द्रव्यमान को कभी भी भार मत समझ लेना यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि वस्तु का द्रव्यमान के अंदर इसके द्रव्यमान की न कि भार की औसत स्थिति होती है। क्या होती है औसत स्थिति होती है किसकी द्रव्यमान की। ठीक है ना, वस्तु का द्रव्यमान के अंदर ठीक उसी स्थान पर होता है जहां पर वस्तु का गुरुत्व केंद्र होता है। अब आपसे पूछ ले कि गुरुत्व केंद्र और द्रव्यमान केंद्र के बीच में क्या रिलेशन है, तो जिस स्थान पर गुरुत्व केंद्र होता है, गुरुत्व केंद्र होता है वहीं पर क्या होता है द्रव्यमान केंद्र होता है। जहाँ पर गुरुत्व केंद्र होता है वहीं पर क्या होता है द्रव्यमान केंद्र होता है। तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि गुरुत्व केंद्र और द्रव्यमान केंद्र क्या होते हैं एक ही जगह पे होते हैं। यदि स्वयं वस्तु के अंदर गुरुत्वाकर्षण परिवर्तित न हो, वस्तु के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है वो परिवर्तित नहीं हो, तो गुरुत्व केंद्र और द्रव्यमान केंद्र क्या होते हैं एक ही जगह पे होते हैं, एक ही जगह पे होते हैं, एक ही जगह पे होते हैं। ठीक है, आगे देखो। बाह्य बल की अनुपस्थिति में, बाह्य बल की अनुपस्थिति में निकाय का द्रव्यमान के अंदर एक समान वेग से गति करता है। किसमें बाह्य बल की अनुपस्थिति में। अब क्वेश्चन पूछ ले तो किसी वेग से गति करता है, समान वेग से, एक समान वेग से, या त्वरित गति करता है, तो आपको क्या बताना है एक समान वेग से गति करता है। किसी निकाय का द्रव्यमान के अंदर निकाय के भीतर भी स्थित हो सकता है, बाहर भी स्थित हो सकता है, और सतह पर भी स्थित हो सकता है। देखो तीनों कंडीशन बनती हैं। किसी भी निकाय का, किसी भी निकाय का द्रव्यमान के अंदर भीतर भी स्थित हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, और सतह पर भी हो सकता है। जो निकाय है उसकी सतह पर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, और भीतर भी हो सकता है। तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। ठीक है ना, तो ये बात यहाँ पे याद रखना। आगे है द्रव्यमान के अंदर की स्थिति निर्देशांक पद्धति चयन पर निर्भर नहीं करती। द्रव्यमान के अंदर की स्थिति निर्देशांक पद्धति के चयन पर निर्भर नहीं करती है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आप याद रख लेना। घूर्णी गति, ये वाला अच्छा है। घूर्णी गति में द्रव्यमान के अंदर की स्थिति परिवर्तित नहीं होती, जबकि रैखिक गति में द्रव्यमान के अंदर की स्थिति परिवर्तित होती। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज का, कि कौन सी गति में परिवर्तित नहीं होता, तो घूर्णी गति में परिवर्तित नहीं होता है। और रेखीय गति में द्रव्यमान के अंदर की स्थिति परिवर्तित होती है। ठीक है ना, रेखीय गति में द्रव्यमान के अंदर की स्थिति परिवर्तित होती है, लेकिन घूर्णी गति में द्रव्यमान के अंदर की स्थिति परिवर्तित नहीं होती है। अगला कॉन्सेप्ट आपका द्रव्यमान के अंदर के परितः द्रव्यमान आघूर्णों का कुल योग क्या होता है, कुल योग होता है समेशन आई इज इक्वल टू 0 से लेकर n तक MI/RI का वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये आप याद रखना कि द्रव्यमान आघूर्णों का योग क्या होता है, द्रव्यमान आघूर्णों का योग कितना होता है, शून्य होता है। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि उसमें अनंत दे दे, एक में 1 दे दे, एक में 2 दे दे, एक में शून्य दे दे, तो कौन सा करोगे आप टिक, शून्य होता है। कौन सा होता है, शून्य होता है। एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, कि आपसे कोई द्रव्यमान के अंदर की स्थिति पूछता है, तो दो कणों का द्रव्यमान, जिनका द्रव्यमान क्या है एकदम इक्वल है, जिनका द्रव्यमान क्या है इक्वल है, ठीक है ना, और जो R1 स्थिति है और एक ही क्या है R2 स्थिति, तो द्रव्यमान के अंदर की स्थिति क्या होगी R1 प्लस R2/2, ये होगी उनकी द्रव्यमान के अंदर की स्थिति। दोनों का द्रव्यमान के अंदर इक्वल होगा, ठीक है ना, तो R1 प्लस R2/2 ये होगी इनकी द्रव्यमान के अंदर की स्थिति। नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, द्रव्यमान m तथा L लंबाई की छड़ को ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री के कोण पर रखा गया है, तो इस स्थिति में छड़ की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, छड़ की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। देखो कितने डिग्री के कोण पर रखा गया है, कितने डिग्री के कोण पर रखा है, ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री के कोण पर रखा गया है। अब देखो, जो मैं इसका थोड़ा सा डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ।
आपको क्या बोल रहा है कि ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री के कोण पर इसने रखा है, तो ये डायग्राम किस हिसाब से बनेगा? ठीक, ये ऐसे यहाँ पे बन रहा आपका 60 डिग्री का एंगल, यहाँ पे बन रहा आपका 30 डिग्री का। श्योर सी बात है ये 90 का है, 60 का, तो ये कितने का बनेगा? 30 का। और इसकी लंबाई कितनी है? L। ठीक, ये कितना है? H। हमें कौन सा चाहिए? हमें कौन सा चाहिए भाई? अब देखो यहाँ पे ये H नहीं है, एक सेकेंड इसको इरेज करो। हाँ, इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ पे होता है? इसका द्रव्यमान केंद्र होगा यहाँ पे, ठीक बीच में। मैं अलग कलर से डिनोट कर देता है इसको, येलो कलर से, कि इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ पे होगा? इसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ पे होगा। ठीक, अब इसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ पे है, तो इसकी ऊंचाई क्या है? h, और ये क्या हो जाएगा? l अपॉन में 2। ये क्या हो जाएगा? l अपॉन में 2। तो देखो, ठीक है, तो ये h हो गया, l अपॉन में 2 हो गया। यहाँ से आप मेरे को h की वैल्यू बता सकते हो। यहाँ से h की वैल्यू क्या होगी? h की वैल्यू देखो, यहाँ पे देखो, ये क्या है? ये लम्ब आपका, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये क्या है? हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस तीनों हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो हम देखो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन थीटा के बीच में इनमें रिलेशन बन जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर और लंब में, हाइपोटेनियस में रिलेशन किसका होता है? साइन थीटा का। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, मतलब इसको क्या बोल देंगे, सॉरी एक सेकेंड, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ये होता है आपका साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, एक सेकेंड। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एच अपॉन में एल बाई 2। तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? एल अपॉन में 2 साइन थीटा। आ रहा है ना समझ में? एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? एल अपॉन में 2 साइन थीटा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास आई एच की वैल्यू एल अपॉन में 2 साइन थीटा। तो सीधी सी बात है, उसका स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। क्या होता है? mgh। h की वैल्यू हमारे पास अभी अभी यही है, एल अपॉन में 2 साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू भी हमें पता है कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो m इंटू में g इंटू में एल अपॉन में 2 इंटू में साइन 30। तो एम जी एल, सॉरी एच नहीं आएगा, एल एम जी एल अपॉन में साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन में 2, और यहाँ पे भी 2 है, तो कितना हो जाएगा? 4। मतलब एम जी एल अपॉन में 4 हमारे पास क्या आ जाएगी? फाइनली इसकी ऊर्जा आ जाएगी एम जी एल अपॉन में 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम जी एल अपॉन में 4। ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, एम जी एल अपॉन में 4। ठीक है, एम जी एल अपॉन में 4 यहाँ पे होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, एम जी एल अपॉन में 4। देखो आगे, किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र क्या होता है? कि किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र, अब बोला है सदैव पिंड के बाहर स्थित होता है। सदैव पिंड की सतह पर अथवा सतह बाहर, भीतर अथवा सतह पर हो सकता है। ठीक है, सदैव पिंड के अंदर की ओर होता है, सदैव पिंड की सतह पर होता है। मैंने आपको पहले बता दिया कि द्रव्यमान के अंदर का ये कंफर्म नहीं है कि वो अंदर हो या बाहर हो या सतह पर हो। वो पिंड की सतह पर भी हो सकता है, भीतर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। तो तीनों पॉसिबिलिटी होती है वहाँ पे। तो द्रव्यमान के अंदर के लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर टिक कर सकते हो आप। द्रव्यमान के अंदर की स्थिति भीतर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है और सतह पर भी हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 2 kg द्रव्यमान और 4 kg द्रव्यमान के दो द्रव्यमान के क्रमशः 20 मीटर प्रति सेकंड तथा 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से परस्पर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गति करते हैं, तो इस निकाय का द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या होगा? इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र का आपसे वेग पूछ रहा है। तो द्रव्यमान केंद्र के वेग का फॉर्मूला देखो, ये देखो, परस्पर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में एक दूसरे की ओर गति कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बताओ कि एक दूसरे की ओर गति करेंगे तो
एक तो सीधी सी बात है कि एक दूसरे के क्या करेंगे, ऑपोजिट करेंगे, ठीक है ना, एक दूसरे के विपरीत गति करेंगे। तो एक को तो हमें क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, एक के साथ हमें नेगेटिव चार्ज लेना पड़ेगा। तो द्रव्यमान के अंदर की स्थिति का वेग का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है। यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं हम, नहीं लगाया क्या स्लाइड, चलो ठीक है यहीं पे करते हैं। देखो अरे बढ़ा लेंगे हम ये लो बना दिया, बस बोर्ड बनाने की तो देरी है, तुरंत बना लेंगे, तुरंत मिटा देंगे हमारा ऐसा, बस अपनी हाथ की बात है यार बावड़े, ठीक है। ये लो बन गया। अब द्रव्यमान के अंदर का वेग का फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं यहाँ पे आपको, दिखा देता हूँ कि m1v1 प्लस m2v2 m2v2 अपॉन में m1 प्लस m2, ये द्रव्यमान के अंदर के वेग का फॉर्मूला होगा। अब हमारे पास सारी की सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे दे रखी हैं। m1 इजक्वल टू हमारा 2 kg, m2 इजक्वल टू हमारा 4 kg, v1 इजक्वल टू हमारा 20 मीटर प्रति सेकंड, और v2 इक्वल टू हम लेंगे -10 मीटर प्रति सेकंड। तो ये सॉल्यूशन कर सकते हैं हम, इक्वल टू क्या जाएगा, m1 की वैल्यू 2 गुणा m2 की v1 की 20 माइनस की वजह से यहाँ पे माइनस आ जाएगा, m2 की वैल्यू 4 इंटू में 4 10 इंटू में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 है ये, और ये कितना आ जाएगा 4 और 2 6, तो क्या जाएगा 20 दूनी 40, 40 क्या हो जाएगा ये 40 माइनस 40 अपॉन में 6 मतलब 0/6 इक्वल टू 0। तो 0 मीटर प्रति सेकंड इसका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकंड। आ रही बात समझ में, 0 मीटर प्रति सेकंड इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आई होप। तो 0 मीटर प्रति सेकंड ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम इसका ही राइट आंसर कर देंगे 0 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। देखो 3 कणों का निकाय क्या बोल रहा है कि 3 कणों का निकाय, प्रत्येक का द्रव्यमान m है, प्रत्येक का द्रव्यमान क्या है m है, क्रम से बिंदु 1 1 1 2 2 2 और 3 3 पर स्थित है। तो द्रव्यमान के अंदर का निर्देशांक क्या होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, द्रव्यमान के अंदर का निर्देशांक क्या होगा इसका। तो देखो हम अभी पढ़ते हैं। अच्छा एक तरीके से तो आप ये देखो कि द्रव्यमान के अंदर कहाँ पे होता है, सिर्फ सेंटर में होता है, कहाँ पे होता है, केंद्र में होता है, ठीक है ना, केंद्र में होता है। तो एक 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 पर है, एक 2 पर है, एक 3 पर है। मैं ग्राफ बनाता हूँ यहाँ पे, अभी भी वही जुगाड़ करना पड़ेगा। कल से हम स्लाइड लगा लेंगे इसमें, ठीक है, जो अलग कलर की होगी, डिफरेंट कलर की, और उससे हम इनका क्या कर सकेंगे, आसानी से सॉल्यूशन कर सकेंगे, ठीक है। देखो तो देखो क्या बोल रहा है कि एक तो क्या है, एक एक पर है, एक एक 2 2 पर है, और एक 3 3 पर है। ये 3 कण है, 3 कणों का एक निकाय है। तो हमें क्या पूछ रहा है कि द्रव्यमान के अंदर जो होगा ना उसका उसके निर्देशांक क्या होंगे, उसके निर्देशांक क्या होंगे, ये हमसे पूछा है। और तीनों कणों का द्रव्यमान जो क्या है वो तीनों कणों का सेम है, क्या है, m द्रव्यमान की 3 कण है, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात मेरी ये सुनो कि जब कभी भी ऐसी कंडीशन आती है तो इन तीनों का जो सेंटर ऑफ मास होता है ना वो कहाँ पे होगा, इन तीनों का जो मिड पॉइंट होगा, ठीक है। अगर ये ऐसे देखो, ये तो आपके पास सीक्वेंस में दे रखे हैं, सीक्वेंस में नहीं दे रहे होते तो हमें फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती, और ये इस तरीके से कर सकते हैं कि देखो एक एक यहाँ पे होगा, और एक 2 2 यहाँ पे होगा,
फिर इधर और बढ़ेंगे तो 3 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ जाएगा, 2 2 के ऊपर। तो 2 2 के ऊपर होने के कारण इनका 2 2 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो देखो x सेंटीमीटर में लिखेंगे हम m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, ये m2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा सेंटर ऑफ मास। किसके लिए, x निर्देशांक हो जाएगा। y निर्देशांक की बात करते हैं तो y निर्देशांक भी हो जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 m3 y3। ठीक है, और ये आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3। ये हो जाएगा इनका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए फॉर्मूले में। फॉर्मूला मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, अगर आपको दिखाई नहीं दिया हो या कोई दिक्कत आई हो तो मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ कि x के लिए तो क्या होगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3। ठीक है, अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3। ये ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ऐसे ही y के लिए जाएगा, x की जगह पे y कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि 2 2 के ऊपर उसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास, मतलब द्रव्यमान के अंदर उसका होगा 2 2 के ऊपर। ठीक है ना, द्रव्यमान के अंदर किस पे होगा, 2 2 के ऊपर। देखो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्रिकेट के खेल में प्रयुक्त एक बल्ले को इसके द्रव्यमान केंद्र से काटा जाता है। अब देखो द्रव्यमान केंद्र यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये इसका द्रव्यमान केंद्र है, यहाँ से इसको काटा जाता है। तो आपको ये बोल रहा है कि दोनों टुकड़ों का द्रव्यमान समान होगा, है ना। निचले टुकड़े का द्रव्यमान अधिक होगा, हत्थे वाला टुकड़ा अधिक द्रव्यमान का होगा, और हत्थे वाले टुकड़े का द्रव्यमान निचले टुकड़े की तुलना में 2 गुना होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि द्रव्यमान केंद्र होता है, जैसे ये बल्ला है, इसका अगर द्रव्यमान केंद्र सेंटर में होता, द्रव्यमान के अंदर सेंटर में होता, तो इसको हम यहाँ से काटते, मतलब दोनों साइड में क्या होता, इक्वल होता, इक्वल वेट होता, दोनों साइड का द्रव्यमान जो है वो क्या होता, इक्वल होता। लेकिन यहाँ पे इसने काटा कहाँ से है, इस जगह से काटा है, इस जगह से, इस जगह से काटा है, कि मतलब इसका वेट क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा वेट है इसका। कैसे, क्योंकि तभी तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आता है। इसके मतलब स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि द्रव्यमान के अंदर कहाँ पे होता है, जिस साइड में ज़्यादा द्रव्यमान होता है उसकी ओर द्रव्यमान के अंदर पाया जाता है। तो इसका द्रव्यमान नीचे वाले हिस्से का द्रव्यमान ज़्यादा है, इसलिए इसका द्रव्यमान के अंदर यहाँ पे है। तो इसका नीचे वाला टुकड़ा अधिक द्रव्यमान का होगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, नीचे वाला टुकड़ा अधिक द्रव्यमान का होगा। आगे देखो, दो कण जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 व m2 हैं, विराम अवस्था में एक दूसरे की ओर गति करते हैं। आकर्षण बल के कारण के प्रभाव में गति करते हुए द्रव्यमान के अंदर चाल उस समय t पर क्या होगी, जब उनके मध्य की दूरी क्या है, जब उनके मध्य की दूरी है स्मॉल r, जब उनके मध्य की दूरी। तो इसके लिए आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ो। प्रारंभ में दोनों कण विराम में है, ठीक है, द्रव्यमान के अंदर का वेग शून्य होगा क्योंकि विराम में है, अतः निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा, इसलिए द्रव्यमान के अंदर की चाल नियत होगी, इसकी चाल भी क्या होगी, शून्य होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसकी चाल क्या होगी, शून्य होगी। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, दो कणों के निकाय का द्रव्यमान के अंदर उनके बीच की दूरी को विभक्त करता है। दो कणों के निकाय का द्रव्यमान के अंदर उनके बीच की दूरी को विभक्त करता है कणों के द्रव्यमानों के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, कणों के द्रव्यमानों के वर्ग के कर्मानुपाती, कणों के द्रव्यमानों के समानुपाती, कणों के द्रव्यमानों के व्युत्क्रमानुपाती, कणों के द्रव्यमानों के समानुपाती। तो देखो यहाँ पे फाइनली हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, m1 r1 इजक्वल टू m2 r2, मतलब कंजर्व्ड रहता है। ठीक है ना, इनकी स्थिति जो होती है वो कंजर्व्ड रहती है ना। तो m1 r1 अब डिवाइड करेगा तो r1 अपॉन में r2 इजक्वल टू हम निकालेंगे तो वो क्या आएगा, m2 अपॉन में m1, मतलब एक दूसरे को क्या होते हैं,
एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं, एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्यमानों के अंदर कणों के द्रव्यमानों के व्युत्क्रमानुपाती होता है, कणों के द्रव्यमानों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर है 11, दो द्रव्यमान m1 व m2, जिसमें m1 ज़्यादा है किससे, m2 से, जिसमें m1 है वो m2 से ज़्यादा है, तो द्रव्यमान तथा अविताने डोरी से परस्पर जुड़े हुए हैं, जो कि एक भारहीन और घर्षण रहित घिरनी से होकर जाती हैं। तो इसका द्रव्यमान के अंदर क्या होगा, इसके लिए भी हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा। तो कॉन्सेप्ट चलो आपको समझाते हैं। फिर से बोर्ड बनाते हैं अपना, देसी बोर्ड। ठीक है, चलो इस बार ब्लैक कलर का बना देते हैं। सुन मेरे चंद माहिया तू तो आ भी जा, तू तो सुनता ही नहीं, क्यों रब बन गया हो सुन चंद वे, क्यों सुनता नहीं, मलक मन दी क्यों मन दानी। चलो देखो, पहले तो आपको ये याद रखना होगा कि जब घिरनी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, घिरनी की बात करते हैं, घिरनी की बात करते हैं ना, तो उस कंडीशन में त्वरण जो होता है हमारा A इक्वल टू हमारा होता है m1 माइनस m2 बटे m1 प्लस m2 इंटू में g, ये होता है घिरनी के लिए त्वरण। अब द्रव्यमान के अंदर का त्वरण क्या होता है, द्रव्यमान के अंदर का त्वरण देखो, A सेंटर ऑफ मास मतलब cm लगा देते हैं, m1a1 प्लस m2a2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, ये हो गया सेंटर ऑफ मास का केंद्र का त्वरण। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमारी जो अगली पॉसिबिलिटी बनती है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों द्रव्यमान क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं, इसलिए हम त्वरण को क्या कर लेंगे, त्वरण को मान लेंगे कि a1 इक्वल टू है a2 माइनस का a2 इक्वल टू है a। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास ACM इक्वल टू क्या आ जाएगा, m1a माइनस, क्योंकि a2 की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, माइनस a, m2a अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, देखो तो देखो, ठीक है बन गया। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों में से देखो a कॉमन आ रहा है, तो ACM इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, m1 माइनस m2 बट्टे m1 प्लस m2 इंटू में ए की वैल्यू भी मैंने लिखी थी कि क्या लिखी थी, m1 माइनस m2 बट्टे m1 प्लस m2 इंटू में g। देखो ये सेम टर्म है दोनों के दोनों, तो क्या लिख देंगे, m1 माइनस m2 बट्टे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू में g। ये हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, द्रव्यमान के अंदर का त्वरण आ जाएगा। तो द्रव्यमान के अंदर का त्वरण देखने के लिए देखो क्या करते हैं, तो देखो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो सकता है यहाँ पे, द्रव्यमान के अंदर के लिए त्वरण, तो देखो कौन सा है, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि क्यों आया कैसे आया। आगे देखो, दृढ़ पिंड की घूर्णन गति के लिए उचित कथन का चयन कीजिए। दृढ़ पिंड की घूर्णन गति के लिए पिंड के कण का अलग अलग पिंड के कण अलग से त्वरित गति नहीं करते, पिंड का द्रव्यमान के अंदर सदैव अपरिवर्तित रहता है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, घूर्णन गति में पिंड का द्रव्यमान के अंदर सदैव अपरिवर्तित है। क्योंकि रेखीय गति में हमने पढ़ा था कि रेखीय गति में, अभी भी हमने पढ़ा था रेखीय गति में द्रव्यमान के अंदर परिवर्तित होता है, लेकिन घूर्णन गति में द्रव्यमान के अंदर परिवर्तित नहीं होता है। घूर्णन गति में द्रव्यमान के अंदर कतई भी परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी, और नहीं भी आई हैं तो समझा देंगे। ठीक है ना, वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए
विदा लेते हैं आपसे। बाकी थोड़ी देर में फिर से मिलेंगे। जड़ा तो आगुन के टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेकर जल्द आ रहे हैं फिर से। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।